सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो सब जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर है। भारत दहाइयों से मकबूजा कश्मीर के नहत्ते अवाम पर बदतरीन तशद्दुद कर रहा है। मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी भारत ने नज़रअंदाज करके रखा हुआ है। अच्छा, एक साल पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी पर हमला करके उसकी खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी, लेकिन इसके बावजूद भारत वो नतीजा हासिल करने में नाकाम रहा जो वो पिछली 7 दहाइयों से हासिल करने की कोशिश में है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी सरापा एहतजाज हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपना सरकारी नक्शा जारी कर दिया जिसमें मकबूजा कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। अच्छा, मकबूजा कश्मीर का मामला पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की राह में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी रुकावट है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत बड़ी रुकावट है। और जब तक इस मसले का कोई मंतकी हल नहीं निकाला जाएगा, बात घूम फिर कर जंग तक ही जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने पहले भी देखा कि कई जंगें हो चुकी हैं और हाल ही में एक बार फिर जंग का माहौल भी पैदा हो गया था जिसमें भारत ने अपने 2 जंगी जहाज़ भी गंवा दिए। मामला अब भी तशवीशनाक है, उतना ही जितनी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक है। इसी मसले पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मैंने जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत दी है उनका तारुफ करवाती हूँ। पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए, दिफाई तज्ज़िया कार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और रहनुमा जमात इस्लामी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है फरीद पराचा साहब। पराचा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारत से मुझे ज्वाइन किया मारूफ सहाफ़ी हैं भारत के रोहित शर्मा। रोहित, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं जी। कर्नल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं पराचा साहब आपसे करना चाहूँगी। फरीद पराचा साहब, मकबूजा कश्मीर के साथ भारत का जो गैर इंसानी सलूक है सब देख रहे हैं, क्या भारत को मकबूजा कश्मीर इन हथकंडों से पराचा साहब कभी मिल सकेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़िज़ा, ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि भारत कोई मज़ालिम के नतीजे में, कोई अपनी फ़ौजों के नतीजे में, कोई पैलेट गन इस्तेमाल करके, कर्फ्यू लगा के वहाँ पर नस्लों को तबाह करके भारत उसको अपने साथ मिला ले। मकबूजा कश्मीर के अवाम की अज़मतों को सलाम, भारत का हर तशद्दुद नाकाम हो गया है और ये दुनिया के अंदर ये वाहिद खित्ता है कि जहाँ पर फ़ी मुरब्बा किलोमीटर इतने फ़ौजी मौजूद हैं। भारत ने इंतहा कर दी है, दरिंदगी की वहशीपन का इंतहा कर दिया है। कोई हक नहीं पहुँचता था उसको कि वो इसकी हैसियत तब्दील करे। किस असूल की बुनियाद पे? अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद ही इन्होंने यकीन दहानियाँ मकबूजा कश्मीर के सियासतदानों को कराई हुई थी और हर चीज़ सिवाय करेंसी, दिफा और खारजा के उनकी अलग थी। फिर एक शब खून मारा गया 5 अगस्त को। ये 5 अगस्त की तारीख भारत के अंदर ऐसे ही शब खून के लिए है जैसे अभी राम मंदिर बनाने का काम भी 5 अगस्त को किया गया है। और इसके नतीजे में जो आपका सवाल है, मैं ये बात, ये जो हमारे पैनल में दूसरे हजरात बैठे हैं, एक भाई 3 जंगें हो चुकी हैं इस मौजू पर। आपका हर आर्मी चीफ ये लिख चुका है कि ताकत के ज़रिए से हम मकबूजा कश्मीर को अपने साथ नहीं रख सकते। दुनिया के अंदर कोई भी असूल ले लें, आप डेमोक्रेसी का लें, आप असूल जो हैं वो लें आज़ादी की तहरीकों का, तो ये बात नविश्ता दीवार है। वागा के उस पार जो आसमान है उस पर लिख ली गई है कि भारत उल्टा भी लटक जाए, मोदी जैसे वहाँ राम मंदिर में ज़मीन पे लेट गया था, इसी तरह मोदी लेट भी जाए तब भी वह मकबूजा कश्मीर के अवाम को अपने साथ नहीं मिला सकता। और वहाँ का जो कुछ सूरत हाल है, यानी मीडिया, आज़ाद मीडिया नहीं जा सकता, इंसानी हकूक़ की तहरीकें नहीं जा सकती, और वहाँ पर एक मुसलसल लॉकडाउन है, दुनिया का तवील तरीन लॉकडाउन है, हर चीज़ बंद है, स्कूल, कॉलेज, कारोबार, मार्केटें। और इस पे ये ख्याल करते हैं
कि दुनिया अंधी गुंगी बहरी हो गई है। अंधी गुंगी बहरी दुनिया को तो अल्लाह की तरफ से यह सज़ा मिली है कि वो खुद लॉकडाउन में चले गए हैं और भारत को कोरोना की सज़ा मिली है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अब भी इनके लिए वक्त है, ये अपना गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी अपना तसल्लुत ख़त्म करें और आज़ादी दे नहीं देंगे तो इनको अपनी जानों की कीमत देकर, अपने फौजियों की कीमत दे के फिर भी आज़ादी देनी पड़ेगी। वो तो अब नविश्ता दीवार। ठीक है जी, कर्नल शैलेंद्र साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। फरीद पराचा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़े अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए, बहुत अहम बात उन्होंने की। अब सर, पाकिस्तान ने आप लोगों के 2 जंगी जहाज़ भी मार गिराए, एक पायलट गिरफ्तार कर लिया, चीन ने आपके फौजियों की बाकायदा जो कहते हैं दुर्गत बनाई, इसी को कहते हैं दुर्गत बनाना। मकबूजा कश्मीर के 69 मासूम कश्मीरियों की आवाज़ को आप 9 लाख फौज के बावजूद दबा नहीं सके। सर, एक ही सवाल, एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत आखिर आप लोग कब देंगे? जी, जय हिंद, वेरी गुड। आपने जो सवाल किए मैंने वो लिख लिए। पहली बात, ये जो बात चल रही है 5 अगस्त की कि हर एक चीज़ 5 अगस्त को ही करी जाती है, मेरे ख्याल आपको लगता है सही में कि 5 अगस्त का कोई सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इट्स जस्ट अ डेट। हमको जो करना है, हमारे देश को जो करना है, हमारी देश की जो गवर्नमेंट को जो करना है, वो अपने हिसाब से करती है, लोगों के हिसाब से करती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछे तो जवाब देना चाहिए। देखिए, मेरा सोच है, हो सकता है आपके यहाँ ये सोच बहुत पॉपुलर ना हो, कि आपस में हमारी जो चाहे सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, सीक्रेट, जो भी बात हो, बातचीत की जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, सच्चाई पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आपस में एक दूसरे को झूठ बोलते रहे, झूठी चीज़ों को लेकर चलते रहे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर फिजा, अभी आप बोल रही हैं कि 2 जहाज गिरे, जबकि आपका ऑफिशियल डिक्लेरेशन है एक का। अगर 2 जहाज गिरे तो वो दूसरा पायलट कहाँ गया, दूसरे जहाज का मलबा कहाँ गया, वो सारी बातें आपके ISPR के जो गफूर साहब थे जनरल, उन्होंने बड़े क्लैरिटी से लाइव शो में कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका टीवी कह रहा है। सो इसलिए झूठ पर नहीं जाएंगे, हम सच्चाई पर जाएंगे। और सच्चाई ये है कि यस, हमारा एक जाबाज पायलट आपके यहाँ आया और आपके यहाँ से हमारे को वापस आ गया। आप उसे बड़ा दिल कहें, हम उसे डर कहें, ये सब सॉरी, मैं आपकी बात काटती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, भी जरा पॉइंट आप नोट कर ले, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी कि अक्सर ये प्रोग्राम में भारतीय जो एनालिस्ट हैं ये अक्सर ये बात करते हैं, आसिफ गफूर साहब को कोट करके बात करते हैं। शायद इन्होंने बाद में, इनको अपडेट पता ही नहीं है मेरे ख्याल से, ये एक आधी चीज़ ऐसी सुन लेते हैं जो इनका दिमाग इनको सुनाना चाह रहा होता है, दिखाना चाह रहा होता है, फिर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। हकीकत को ये जानते नहीं है और जो बात होती है वो आर्गूमेंट से करते नहीं है। ब्रिगेड साहब, ये बात जरा इनको क्लियर कर दीजिएगा आज खुलकर। जी, आप कंटिन्यू करें कर्नल साहब। जी, देखिए, और जहाँ तक बात है कि किसको क्या पता है, ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आती, पहले इनका पॉइंट जरा कंप्लीट हो जाए। मैंने कहा आप जरा याद रखिएगा पॉइंट, मैं आपसे पूछूंगी। जी जी, आपकी बारी पर। जी कर्नल शैलेंद्र साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आप एक टीवी एंकर हैं तो आपको चीज़ों का पता ज़रूर होना चाहिए। आपके अपने पाकिस्तान ऑफिशियल मीडिया से जो चीज़ें निकली हुई हैं उनको आप इग्नोर ना करें, उनको झुटलाने की कोशिश ना करें। क्योंकि जो सिस्टम, मैं कहता हूँ, जो भी फौजी सिस्टम जब कुछ बोलता है तो बड़े सीधे शब्दों में बोलता है, चाहे वो गफूर साहब हो, चाहे वो हमारे यहाँ। तो इस वजह से इस पर मेरा कोई वो नहीं है। जहाँ तक अब आपकी जो असली बात चलनी थी वो थी JNK। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप जहाजों की बात करने पर आ गए हैं कर्नल साहब, तो जो आपने हमारे जहाज गिराए थे बकौल आप लोगों के, और आपके ही मीडिया ने आपका मजाक उड़ाया था, तमस्कर का निशाना बनाया था कि आप किस जहाज के टुकड़े दिखा के कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जहाज है, जबकि वो MiG-21 था। और मुझे बताएं कि आपने दरख्त गिरा दिए, तो आपने कहा हमने जहाज गिरा दिए, यानी आपको दरख्त में और जहाज में फर्क ही नजर नहीं आता। दरख्त का नाम आपने जहाज रख दिया। फिजा, आप जैसी वो क्लिप्स भी मौजूद होंगे, यूट्यूब पे मौजूद होंगे। एंकर अगर जहाज गिराने और दरख्त गिराने को एक जैसा मान रही हैं तो ये मैं समझूंगा ये तो आप मान रहे हैं ना भाई। मेरी एंकरिंग को बार बार आप बात क्यों कर रहे हैं भाई? मैं तो आपको बार बार नहीं कह रही कि आप एक एनालिस्ट हैं, आप एक एनालिस्ट हैं, आप आराम से बात करें। मेरी बात सुन कर्नल साहब, दरख्त और जहाज आप लोगों ने कंफ्यूज किए ना। आपके 2 जहाज, मुझे आप सिंपल जवाब दें। आप लोगों ने नहीं कहा था आपने पाकिस्तान के जहाज गिराया, मुझे बताइए, आपने बात नहीं की थी।
सर्विंग आर्मी के एक मेजर जनरल ने अगर कहा ब्रिगेडियर हारिस, चले ठीक है कर्नल साहब एक मिनट, कर्नल साहब एक मिनट, आप पानी वानी पिए, जरा जरा ठंडे हो जाए आप। ब्रिगेडियर हारिस मेरी बात सुनिएगा एक मिनट। एक तो कर्नल शैलेंद्र के बात का जवाब दे दें जो आसिफ गफूर साहब के हवाले से, जनरल साहब के हवाले से इन्होंने की। दूसरी बात ये बताइएगा कि क्या दरख्त और ये जहाज की कहानी इन्हीं लोगों ने नहीं सुनाई थी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप मेरे पीछे पड़ गए। जी ब्रिगेडियर साहब, कोतवाल कौन है ये आपको पता है? अच्छा जी, मेरा सिर्फ ब्रिगेडियर हारिस बोलेंगे। कर्नल साहब सिर्फ एक मिनट प्लीज, ब्रिगेडियर हारिस का माइक ऑन करें। जी ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर मजबूत होनी चाहिए, झूठ बात नहीं होनी चाहिए। यस, नाउ यू कैन टेक ओवर। अच्छा कर्नल साहब प्लीज अब जरा खामोश हो जाए ना आप हमेशा ये गिला करते हैं कि आपको कोई नहीं बोलने देता, आप भी किसी को नहीं ना बोलने दे रहे। जी जी ब्रिगेडियर हारिस। देखिए डॉक्टर फिजा, जनरल आसिफ गफूर ने बड़ा क्लियर कहा था कि 2 जहाज गिराए हैं। दूसरा जहाज इंडिया में जाके गिरा था और वहाँ बड़ा क्लियर जो इनका ये स्कूई 30 बिल्कुल जो था इनका रशियन जहाज, हाँ। ये इंडियन तो ये एक जहाज वाली कहानी, ये हर प्रोग्राम में घिसी पिटी कहानी सुनाते हैं। ब्रिगेडियर साहब आज जरा चुप ही करवा दें, एक दफा बता दें इनको सब इंडियंस को। उसके बाद इतनी कंफ्यूजन थी कि उसी कंफ्यूजन में एक अपना इन्होंने हेलीकॉप्टर भी गिरा लिया था। नंबर 2, जब वहाँ जाके एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे इनके एंकर के साथ, उन्होंने कहा ये देखें जहाज गिरा हुआ F-16 के पुर्जे हैं, ये चीजें हैं। उसने कहा आई एम वेरी क्लियर, बिल्कुल। और उसने कहा भाई ये अल्लाह का खौफ करो, ये F-16 के पुर्जे नहीं है, ऑन रिकॉर्डेड है। सेकंड, इन्होंने कहा हमने तो एक चीज का प्रूफ दिया, जहाज के टुकड़े भी दिखाए, अभिनंदन को भी दिखाया। इन्होंने जो 300 से 350 दहशतगर्द मारे, उसका इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, ना ये बता कितनी दफ़ा कहा गया। उनके जर्नलिस्ट से सवाल किया, इन्होंने कहा हाँ जी मारे, कोई नहीं दिखा सके। फिर उसके बाद सिर्फ हमने दिखा दिए कवा गिरा हुआ था, 6-7 दरख्त गिरे हुए थे। फिर उसके बाद हमने इनको वार्निंग दी। इनके वहाँ पर बड़े सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए थे जहाँ इनकी मीटिंग चल रही थी। हमारे पायलट ने उनका नज़दीक शॉट मार के ये कहा कि यू आर इन आवर रेंज, वी हैव आइडेंटिफाइड यू बट वी डोंट वांट टू एस्केलेट। तो मार के रॉकेट नज़दीक दिखा दिए, वो भी दिखा दिया। उसके बाद से इनके इतनी फिर अमेरिकन टीम आई, F-16 के पूरे काउंट किए उन्होंने, हर चीज़ क्लियर कर दी गई। अभी तक मुझे समझ नहीं आता कि ये किस बात पे कहते हैं कि जहाज़ गिरा दिए। जहाज़ गिराया तो आपके प्रूफ तो बताएं। आपने तो एक चीज़ भी नहीं दिखा था कि आपके जर्नलिस्ट ने बता दिया। आपके एयरफोर्स के और जो एयर मार्शल थे वो ब्रीफिंग में बता रहे हैं हमने ये कर दिए, वो विदाउट वन प्रूफ। और इनके सारे जनरल ने सब ने कहा कि जो DGI और ब्रिगेडियर से सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर वाकई इन्होंने हमारा कुछ जहाज गिराया होता ना तो आज तक इनके टीवी चैनल में रोजाना उस जहाज के पुर्जे दिखाए जा रहे होते। असल में कुछ जहाज अगर गिराया होता जितना ही चीज के पीछे पड़ जाते, ये भी हो जाता। सेकंड, हमारे DGI इन्होंने इनके खुद सब जनरल ने कहा कि जो ISPR पाकिस्तान ने काम किया है, अपने अवाम को आगाह किया एक लम्हे से, और इन्होंने उतना ही अपने अवाम को गुमराह किया। हाँ, और हमारे ISPR से बड़े इंस्पायर्ड है, पूरी दुनिया ने बहुत इम्प्रेस। तो पूरी दुनिया में अभी भी जब इनके राफेल आए हैं तो रशियन जो जर्नलिस्ट हैं, रशियन जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयर स्पेस मत क्रॉस करना, दे विल बी टेकन एज स्क्रैप, पाकिस्तान में आके गिरेंगे। ये कंडीशन है। और फिर याद रखें, इट इज़ अ मैन बिहाइंड द गन, इट इज़ नॉट गन बिहाइंड द मैन। सो जो पायलट हमारे हैं, ट्रेंड हैं, बेल्ट और बैटल हार्डेंड हैं, उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा रोहित शर्मा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कर्नल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप जवाब देना चाहेंगे ब्रिगेडियर साहब की बात का, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। रोहित आपकी तरफ आ रही, फिर पराचा साहब की तरफ आऊंगी, फिर कर्नल साहब आपसे जवाब लूंगी। रोहित, आपने ब्रिगेडियर हारिस की गुफ्तगू भी सुनी, फरीद पराचा साहब की भी। अगर पाकिस्तान के पैनलिस्ट की गुफ्तगू का जवाब आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं किसी पॉइंट का, और साथ ही मेरा सवाल भी सुन लें कि जी जंग में जीते कोई भी नुकसान इंसानियत का होना है, ये बात क्लियर है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, सबको पता है, और एटमी जंग का अंजाम क्या होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो क्या मिल बैठकर मामला हल करना ज्यादा बेहतर नहीं है, अक्लमंदी नहीं है? ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने कि अक्लमंदी कर दिया जाए, लेकिन मिल बैठकर मामला सॉर्ट आउट करना कौन जा रहा है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, और हुआ ये कि वहां से करगिल में लोग घुस आए
हम लोग तो कोशिश कर रहे थे पीस लाने की, लेकिन पीस को धोखा दिया गया और इंडियन टेरिटरी में घुसा है लोग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीस ऐसे चलेगी तो ऐसे तो नहीं चल पाएगी यार। और दूसरी चीज़, अगर आप ये बोल रही थी कि प्लेन गिरा है और प्लेन इंडिया झूठ बोल रहा है और ये वो, अगर यार इंडिया झूठ बोल ही रहा है तो चलो मैं एक बार के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि इंडिया झूठ बोल रहा है, ठीक है। इंडिया झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान क्या सच बोलता है? अमेरिकन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान ज़िल्मे खलीलजाद ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हम जो हथियार दे रहे हैं तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को, वो तालिबान के पास से निकल रहे हैं। यही बात और क्लियर हुई जब करगिल वॉर हुई। करगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स बैठे थे और पाकिस्तान ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया, हमारे तो नहीं है, हम तो जानते ही नहीं कौन है। बाद में खुद ही मान लिया, उनकी बॉडीज भी ली, कई बॉडीज तो अब तक यहाँ पे दबी हुई हैं। तो अगर आप एक ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड झूठ बोल रही है तो उस पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? इंडिया को तो किसी ने आज तक नहीं बोला। क्या अमेरिका ने बोला इंडिया झूठ बोलता है? क्या किसी और यूरोपियन कंट्री ने बोला? क्या किसी और कंट्री ने बोला वर्ल्ड में? तो आप कैसे उस कंट्री को बिलीव कर सकते हैं जो कि जिस इंडिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है, जिसपे बकायदा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा झूठ ये रोहित कि आप कहते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलरिज्म होता क्या है? आपके यहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रहा है। सॉरी टू से, माइनॉरिटीज को वहां जीने नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा झूठ तो इंडिया का ये कि इंडिया कहता है मैं सेक्युलर इंडिया हूँ। ये एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा फिजा, ये एक और अभी क्या तरीका है भाई रोहित? आप मुझे बताएं कि आप सेक्युलर इंडिया है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सबको अपने अपने मजहब के मुताबिक, रिलीजन के मुताबिक, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का इख्तियार होता है, हक होता है। आप लोग दे रहे हैं हक वहां किसी को भी? अभी थोड़ी देर पहले इस कॉल में आने से पहले मैं अपने दोस्तों की, अपने स्कूल फ्रेंड्स की, भारतीय विद्यावन स्कूल था मेरा दिल्ली में, उस फ्रेंड्स की मैं एक कॉन्फ्रेंस कॉल में था जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सारे इकट्ठे हैं हम लोग, सारे इकट्ठे पड़े हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे यहाँ एक पेंटर थे MM हुसैन, जिन्होंने हिंदू तो तब मेरी बात सुने ना रोहित, आप जब पढ़े थे तो तब आपके यहाँ नो डाउट इन इट, एक मिनट ठहरें, भारत में अब जो गवर्नमेंट है, आप यकीन करें अब जो गवर्नमेंट है, बहुत से लोग तब कंपैरिजन करते हैं, अगर बहुत पीछे चले थे कि गांधी के भारत में और नरेंद्र मोदी के भारत में बहुत फर्क है। गांधी की कुछ पॉलिसीज थी, नरेंद्र मोदी की तो एक ही पॉलिसी है कि मुसलमानों को मारो, तशद्दुद करो। एक मिनट, नरेंद्र मोदी का जो अब भारत है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, खासतौर पर अब जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपको उस गवर्नमेंट में और जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी उनमें कोई फर्क नजर नहीं आता? मुसलमानों के साथ वहां शुरू से ज्यादती हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ना हो रही थी तो 1947 में पाकिस्तान ना बनता, लेकिन अब जो हो रहा है वहां पे अब तो हद ही हो गई ना। अब तो मैं कहती हूँ सारी हदें पार कर दी नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट। आप ही बोलती रहेंगे तो थोड़ी चलेगा, मेरी बात जी रोहित जी जी ये है कि आप अपने स्कूल की बात करें ना, स्कूल का जमाना आपका कितने साल पुराना था, जरा ये भी बता दें। एक मिनट यार, आप मेरी बात भी सुन लीजिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा आरोप मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो नहीं लगा ना कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे तशद्दुद हो रही है। इससे पहले भी लगा है और पाकिस्तान ने ही लगाया है, पिछली गवर्नमेंट से भी लगाया था। एक मिनट एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल लगा है, बिल्कुल लगा है, लेकिन एक बात क्लियर, एक मिनट ठहरें, देखें मैं भी हक सच की बात करूंगी, शुरू से हो रहा है मुसलमानों के साथ वहां पे ऐसे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो मैं कह रही हूँ ना, हद ही हो गई। अब आपकी गवर्नमेंट, आपका कानून, आपकी पुलिस, आपका लॉ, सब नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा है ना। अब तो खुलेआम आपके, मेरे ख्याल से जो आप क्या कहते हैं, आरती उतारते हैं आप। अगर आपके यहाँ किसी मुसलमान को मारा जाए तो उसकी बकायदा आरती उतारी जाती है नेशनल लेवल पर। ये हो रहा है आपके मुल्क में। अब कानून साथ खड़ा हो गया उस बंदे के जो मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। जी मैं बोल रही मैडम। हाँ अच्छा जी जी प्लीज बोलिए, अगर आपके पास मेरी बात का जवाब। पेंटर थे, फिर आप बोलने शुरू हो गई। आपका चैनल है, आप आराम से बोलिए ना, फिर मुझे क्यों बुलाया था आपने? मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए रोहित, आप कंप्लीट करें जी। एक पेंटर थे मकबूल फिदा हुसैन, MM हुसैन, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की न्यूड फोटोग्राफ्स बनाई थी। वो यहीं रहे, इसी कंट्री में रहे और जिंदगी पर यहीं रहे। उनके घर पे एक पत्थर भी नहीं मारा गया। आसिया बीबी पे भी ब्लास्फेमी का ये आरोप था, आज तक वो कनाडा में हैं। उनको ऊपर कोर्ट ने उनको बरी कराया और वो उनको कनाडा सेटल कराना पड़ा। उनके ब्रदर इन लॉ का मर्डर पीछे हो गया। ठीक है, क्या दोनों में फर्क नहीं दिख रहा आपको? हिंदू कितना टॉलरेंट है और आपके यहाँ क्या हो रहा है?
ये दिखना चाहिए ना। पराचा साहब, एक मिनट रोहित, आपका पॉइंट आया, एक मिनट फरीद पराचा साहब। रोहित कह रहे हैं कि आपको फर्क दिखाई नहीं दे रहा, आपने इनकी एग्जांपल भी सुनी, वो कह रहे हैं हिंदू बड़ा टॉलरेंट है, यानी हिंदुस्तान में हिंदुओं में बहुत ज्यादा बर्दाश्त है, ऐसा कह रहे रोहित शर्मा। पराचा साहब क्या कह रहे हैं रोहित, आप क्या कहेंगे? अब मैंने तो फैक्ट दिया है, इसको बर्दाश्त कहते हैं, फैक्ट दिया है। अच्छा चले, मैं फैक्ट बेस्ड जवाब ही आपको लेके देती हूँ फरीद पराचा साहब से। जी पराचा साहब, मैं जरा सवाल आपसे चाहता था दोबारा दोहरा दे। मैं आपसे सवाल कुछ नहीं पूछूंगी पराचा साहब, मैं चाह रही हूँ कि रोहित की गुफ्तगू अगर आपने सुनी, रोहित कह रहे हैं जी कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में बड़ा फर्क है, और वो कह रहे हैं जी हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं उनकी बर्दाश्त बहुत ज्यादा है, वहां पे वो कह रहे हैं मुसलमानों को आज़ादी है, बल्कि ऐसी एग्जांपल्स वो कोट कर रहे हैं कि वहां पे अगर उनके मजहब के हवाले से कुछ इस तरह की एक्टिविटीज भी को कर दे तो वो कहते हैं जी हमारा दिल बहुत बड़ा है। पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिलती है, अब तो शनाख्त तक उनको साबित करनी पड़ेगी। जी फिजा, मैं बात समझ गया, अब मुझे पूरी बात करने दें। यह अभी जो राम मंदिर बनाने का वाकया हुआ है, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सा मुसलमानों के साथ, यानी एक मुतासिबाना फेल है। प्राइम मिनिस्टर जिसका काम है आइन की हिफाजत करना, वो एक मुतअस्सिब हिंदू के तौर पे वहाँ पे जाता है, ज़मीन पे लेट जाता है और वहाँ पे भूमि पूजन के अंदर शरीक होता है, और फिर ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। और उस राम मंदिर के बारे में नेपाल जो हिंदू रियासत है, वो ये कहते हैं कि राम मंदिर तो है हमारे पास, ये कहाँ से बाबरी मस्जिद को शहीद करके ये राम मंदिर निकाल लिया है। अदालतें इनकी मुतासिब हैं। इनकी अदालतों का हाल यह है कि जो फैसला दिया गया, उस फैसले में कहा गया कि 400 साल पहले की एक इमारत की कोई निशानियाँ तो मिली हैं, लेकिन इसका मतलब ये था कि अदालत ने तस्लीम कर लिया कि किसी राम मंदिर को मिसमार करके यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनी। इस सब के बावजूद फैसला और दे दिया। ये बात भी उन्होंने अपने फैसले के अंदर ये बात कही कि 1949 के अंदर जो मूर्तियाँ रखी गई थी वो भी गलत थी। इस सब के बावजूद उस मुतअस्सिब अदालत ने, हिंदू अदालत ने यह बात की कि जी इसको जो है वो यहाँ पे राम मंदिर बना दिया जाए। किस लिए? और अभी ये बस नहीं हुआ है, अभी जो ये बात कर रहे हैं मुसलमानों की, वहाँ पे बनारस में, मिथिला में, वहाँ पे भी यही खेल जो है वो खेला जा रहा है। मिथिला के अंदर की जो शाही ईदगाह है, उसमें ये कहते हैं कि ये भी एक काशी विश्वनाथ यहाँ पर मंदिर था, उसकी जगह थी। हालांकि वहाँ की पंचायत है, यानी हिंदू मुसलमानों की मिल के कई साल पहले ये फैसला कर चुके थे कि यहाँ से कुछ ज़मीन जो है वो हिंदू मंदिर के लिए दे दी जाए। वो दे दी गई, मंदिर बन गया, लेकिन अभी इनका कलेजा ठंडा नहीं होता। ये फिर मुसलमानों को उनकी इबादतगाहों को तबाह करने पे, बनारस के अंदर फिर वहाँ पर एक मस्जिद है ज्ञान वाली, ये कहा गया कि 1670 में यहाँ भी एक मंदिर था, औरंगजेब ने उसको मिसवा। भाई ये क्या खेल आप खेल रहे हैं? ये आप क्या चाहते हैं? अब यहाँ पे एक तरफ जो है वो कहा गया कि मुल्क के अंदर लॉकडाउन है और मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, और फिर अब अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब वो जाके जो है वो 175 अफराद वहाँ पे शरीक थे, और उसके बाद जो है वो भूमि पूजन हुआ। वहाँ तो कोई कोरोना नहीं था। फिर इसी तरह से शाहजहानपुर में एक मामला इससे पहले हुआ, और वहाँ पर भी एक मंदिर की तकरीब हुई और गंगा जल की। फिर इसी तरह से उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा, उसका भी काम किया। ये सारा उस पर था कि ना मुसलमानों को ईद उल फितर पढ़ाई गई और ना मुसलमानों को जो है वो ईद उल अज़हा पढ़ाई गई। फिर गाय के नाम पे, यानी ये कोई रियासत है कि जहाँ इन्होंने फैसला करना है, एक मज़हब ने फैसला करना है कि दूसरा मज़हब क्या खाए। यानी ये फैसला भी हिंदुओं ने करना है कि मुसलमान क्या खाएं, और हिंदू रियासत ने करना है। आप अंदाज़ा करें कि मुसलमानों ने कभी एतराज़ नहीं किया कि आप गाय का पेशाब पीते हैं, आप गाय का गोबर खाते हैं। हम तो नहीं कहते कि ये आप गैर इंसानी ग़िज़ा खा रहे हैं और जिससे बदबू पूरे मुआशरे में फैलती है,
लेकिन इन्हें क्या हक पहुंचता है कि ये कहे। और तजाद इतना है कि दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है। अपनी गौ माता को और भैंस को ज़िबा करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उस पे बिजनेस करते हैं, बिल्कुल अपने मफाद के लिए, बिल्कुल डॉलर कमा रहे हैं। सही 4 बिलियन डॉलर जो है वो एक साल के अंदर जो है वो कमाए गए। तो ये यानी गाय से मोहब्बत पराचा साहब सिर्फ इस हद तक है कि कोई मुसलमान अगर गाय की कुर्बानी करे ईद उल अजहा पर, तो आप मुसलमान के पीछे छुरियां चाकू लेके चल दौड़े, अपने मुफाद के लिए आप बिजनेस भी करेंगे उस गोश्त से। जी बिल्कुल, मैं नाम गिनवा सकता हूँ। तबरेज अंसारी हैं, मोहम्मद लुकमान है, फिर इसी तरह से और कितने ही लोग हैं कि जिनको खंभों के साथ बांध के 18 घंटे तशद्दुद किया गया। ये कोई इंसान है? वहां तो दरिंदगी का एक खेल है, लोगों को ज़िबा कर दिया जाता है। गाय का अगर गोश्त, यानी आप कौन होते हैं लोगों को कहने वाले कि आप गाय? बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया। सेकुलर रियासत है और कानून बना रहे हैं कि गाय आप नहीं। आपकी बातों का जवाब मैं लेती हूँ कर्नल शैलेंद्र से। ठीक है, कर्नल शैलेंद्र साहब, फरीद पराचा साहब ने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है। कोई जवाब आपके पास? मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की अब जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि झूठ जो होता है ना वो बड़ी तेजी से दिख जाता है और उससे आंसर करना बहुत आसान होता है। वैसे आपकी बात का हर बात का जवाब झूठ से शुरू हो जाता है कर्नल साहब, ये भी सही वैसे स्मार्टनेस है कि जवाब ना तो आप कह दें जी आपके पैनलिस्ट ने झूठ बोले हैं। आपके यहाँ सबसे बढ़िया बात अभी जब आपने कहा था ट्रेजेडी इन पाकिस्तान इज कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो आपके पार्लियामेंट में बोलते हैं आप उसे भी इग्नोर कर देते हैं। आपके जो डीजी आईएसपीआर जो बोलते हैं आप उसे भी इग्नोर और ट्रेजेडी इन इंडिया इज दिस कि आप लोगों से जो सवाल पूछा जाता है सवाल को आप इग्नोर कर देते हैं बड़ा स्मार्टली और आप कहीं और चले जाते हैं। आपसे जो भी सवाल पूछा जाए आपका जवाब होता है झूठ बोला और आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को अंदर ले आते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके कैरेक्टर में है ये जो बातें पराचा साहब ने की, पहले उसका जवाब देते फिर अपना बाकी एनालिसिस दे दीजिएगा कर्नल साहब। पराचा साहब ने गाय के हवाले से जो बातें की, मैंने तो हवाले आप जरा उस हवाले से मुझे बताइए। जवाब दें, हवाले भी दिए ना, बिल्कुल, इसलिए तो जवाब दीजिए। हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि पाकिस्तान अब गाय का जवाब इमरान खान साहब तो नहीं है ना, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ गए। पराचा साहब ने बड़ा अहम पॉइंट एक रेज किया, भाई कैसे एक्सपोर्टर्स बन जाते हैं आप? फिर सेकुलरिज्म की बात कर रही है तो सेकुलरिज्म पे बात करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, सेकुलरिज्म में आपके पास भी प्रूफ? कर्नल साहब मैं आपसे बात पूछ रही हूँ ना, मैं एंकर हूँ, मेरा सवाल आप सुन ले कि मेरे पैनलिस्ट ने एक जवाब दिया आपको, आपसे सवाल पूछा गया, आप उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बड़े हैं या घटे हैं? आप मुझे सीधे सीधे बताइए, हमारे हिंदू जो पाकिस्तान में है वो बड़े हैं या घटे हैं? और जो इंडिया में मुसलमान हैं वो बड़े हैं या घटे हैं? ये आपके पास भी फिगर करेक्टली है, मेरे पास भी करेक्टली है, और इसमें आपको मालूम है आपके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ हर कम्युनिटी बड़ी है, घटी नहीं है। आपके तरह घटिया काम करके लोगों को हमने मारा नहीं है। आपके यहाँ आप किस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? आपका तो चाइना से ट्रेड कर रहे हैं आप अपनी विमेन का, क्या सेकुलरिज्म आप हमारे से बात करेंगे? आप मेरे को गाय वाली बात का जवाब फिर नहीं दिया। जो मैं बता रहा हूँ, अरे क्यों, सेकुलरिज्म का पार्ट गाय भी है। कोई नहीं दे नहीं सकेंगे, किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। नहीं, ये जो भी साहब बोल रहे हैं, साहब आपके बीच में बोला नहीं था, अब आपको सुनने की बारी है। आप एग्री ना करें, ये आपका हक है, आप अपने झूठ पर कंटिन्यू रहें, बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके कैरेक्टर में है वो, इसलिए मैं उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। अब देखिए कर्नल साहब, ये तो फैसला मेरे ख्याल से आवाम करेगी, बल्कि जनता, जो आपकी जनता भी यूट्यूब पे प्रोग्राम देखेगी ना, वो खुद कहेगी कि कर्नल साहब जवाब नहीं दे रहे पराचा साहब की बात का। नहीं, मैं तो आपको प्रॉपर मौका दे रही हूँ, उनकी बात आपको सुनाई और आपसे जवाब मांगा, आप जवाब भी नहीं दे रहे। आप हर बात कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब मैं क्या समझूं? जवाब नहीं है आपके पास? नहीं सकते, झूठ को बोलने का है नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ जवाब है ही नहीं। मैं चलिए फिर मौका देती हूँ जी, कर्नल साहब जवाब है आपके पास? किस सेकुलरिज्म की बात कर रही हैं आप? बात कर रही है मुसलमानों की। हमारे पास आपसे बहुत बड़ा मुसलमान है। अरे सेकुलरिज्म की बात हो चुकी, वो तो मैंने रोहित से पूछा था ना। अब आप फरीद पराचा साहब की बात का जवाब दे दें, मुझे सेकुलर वाली बात का जवाब रोहित ने दिया। क्योंकि आप जैसे लोग ना मुसलमानों के हैं ना हिंदुओं के। में तशद्दुद हुआ, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। I want to give the answer. मुझे बता दीजिए, राम मंदिर जी रोहित जवाब देना चाहते हैं। चले जी रोहित, आप जवाब दीजिएगा जी। रोहित भी समझ गए कि कर्नल साहब जवाब नहीं दे पा रहे, रोहित ने कहा मैं जवाब देता हूँ जी। रोहित फिर ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हैं।
इसलिए हो जी, रही रोहित। है क्योंकि कर्नल आपके साहब, यहाँ जुडिशरी सिस्टम कर्नल नहीं है, साहब। आपके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। सर एक मिनट, इसका जवाब मैं दूं प्राचा जी का। प्राचा जी, आपने ये बोला कि हमारे यहाँ गाय का यूरिन पीते हैं और गाय काऊ डंग खाते हैं, आपने कभी हमें मना नहीं किया, ठीक है? तो आपको बता दूं कि काऊ डंग कोई नहीं खाता है, काऊ यूरिन जरूर पिया जाता है। आपके यहाँ हदीस में लिखा है कि ऊंट का पीजिए और पीते हैं लोग। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, हमने कभी मना किया आपको? आप कौन होते हैं मना करने वाले? हाँ। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद पे हंगामा हो रहा है, आपको कहां दिखा? कहीं दिखा? मथुरा की मस्जिद पे कहीं दिखा? एक भी प्रोटेस्ट दिखा? किसी ने भी बोला? आप दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अब मेरे को मेरा आंसर सुनिए पूरा। ज्ञानवापी संस्कृत का वर्ड, कौन सी मस्जिद का नाम होता है? गूगल पे सर्च मारिए, आपको फोटो मिलेगी देवी देवताओं की मस्जिद में बनी हुई। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, लेकिन अब भी हिंदू ये नहीं बोल रहा कि उसे तोड़ा जाए। आप लोग बता रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के, बिल्कुल सच। आप मुझे एक प्रोटेस्ट दिखा दीजिए उस पर, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये है सेक्युलरिज्म इंडिया की। एक टूट गया तो टूट गया, इसका मतलब थोड़ी है कि हम सारी तोड़ लेंगे। एक टूट गया, मंदिर उसकी जगह बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो पता नहीं कहां से क्या क्या बोलते हैं। ब्रिगेडियर हारिस जी, ब्रिगेडियर हारिस, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने कहा मैं आपकी बारी पे आपसे पूछूंगी। जी, ये रोहित जी, रोहित आपकी बात सुनिए, मैं प्राचा साहब से जवाब दूंगी। जी, ब्रिगेडियर हारिस भी कुछ कहना चाह रहे थे। इंतहा से ज्यादा झूठ बोलने की इंतहा है। जो प्राचा साहब ने बात की उसका जवाब नहीं है। $4 बिलियन की एब्सोल्युटली कंफर्म एक्सपोर्ट है इनके मुल्क में। नंबर 2 बात है कि इसका जवाब मैं दे दूं, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं अभी आपको देता हूं ना, अभी आपको देता हूं, चले दे लें, शौक पूरा कर लें, कर लें, शौक पूरा कर लें। एक्सपोर्ट होता है इंडिया इज, अच्छा चले करें बात। इंडिया में कुछ स्टेट्स में, फिजा जी एक मिनट, कुछ स्टेट्स में बीफ ईटिंग अलाउड है, कुछ में नहीं है। जिन स्टेट्स में अलाउड नहीं है उसमें आप नहीं काट सकते। गोवा में काट सकते हैं, केरला में काट सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में काट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है, गोवा में खाया जाता है, केरला में पूरा इंडिया पॉलिसी पे नहीं चलता, आपकी पॉलिसी मुख्तलिफ है, एरिया पे डिपेंड करता है। पूरे इंडिया की एक पॉलिसी नहीं है रोहित शर्मा साहब, आपके पूरे इंडिया की पॉलिसी नहीं रोहित, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की पॉलिसी बटी हुई है, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है। जहां मर्जी जो मर्जी डॉक्टर फिजा ये कानून बना ले मुसलमान के लिए, मुसलमान ये जहां मर्जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये जहां मर्जी जो मर्जी गाय के साथ कर सकते हैं। मुसलमान गाय के साथ कारोबार नहीं कर सकता, मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा सकता, मुसलमान कारोबार नहीं कर सकता। और सेकंड ये कि ये कितने और मैं तो हैरान हूँ कि अगर आप गाय की वाकई पूजा करते हैं, देखें ये मजहबी मैटर है, मैं मजहबी मैटर पे नहीं बात करती, आपका मजहब में एहतराम करती हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आप भी फिर दूसरे के मजहब का एहतराम करें। ईद उल अज़हा पर उनको कुर्बानी करने की इजाजत होनी चाहिए, वहाँ पे आप चाकू छुरियां लेकर उनके पीछे चल दौड़ते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत गैर मुनासिब बात है, बहुत अनएथिकल हरकत है। लेकिन रोहित बात ये है कि जब आप इतनी पूजा करते हैं कि आप मुसलमानों को कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दे रहे, उनका रिलीजन आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन आप एक्सपोर्ट कैसे कर लेते हैं गोश्त को, आप बिजनेस कैसे कर लेते हैं पैसे के लिए, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं आप उसको बेच रहे हैं, फिर मुझे बताइए ना, फिर यहाँ पे जस्टिफाई करें ना बात को। फिर बाकी डॉक्टर फिजा, ये तो मुनाफिकत है ना। बाकी स्टेट में हिंदू क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते, बाकी स्टेट में क्यों नहीं करते? बाकी स्टेट में ये भी अच्छा सवाल है, ब्रिगेड सब कह रहे हैं, फिर बाकी स्टेट्स में एक मिनट रोहित, ये बड़ा अच्छा सवाल है ब्रिगेड सब के, बाकी स्टेट्स में फिर हिंदू प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? मुसलमानों को तो मारते हैं वहां पर साहब, इनको क्यों नहीं मारते हिंदुओं को? बिल्कुल खाने देंगे, सिख खाते हैं, हिंदू खाते हैं, पाकिस्तानी बने हुए हैं, किसने आपको कह दिया? मुझे बड़े शौक से सिख खाते हैं, अलाउड है, आपको किसने कह दिया? बिल्कुल अलाउड है, जो मर्जी करे अपने मजहब को जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। आपको एग्जांपल में क्या, कोई आप एक एग्जांपल दिखाएं कि एग्जांपल सुन रहे रोहित, आप एक एग्जांपल दिखाएं रोहित, आप एक मैं एक एग्जांपल जी ब्रिगेड साहब पूछिए रोहित क्या पूछना चाह रहे हैं ब्रिगेड साहब? सर केरला में बीफ पार्टी हुई है, केरला में मेरे भी एक और सवाल इनसे पूछ लें, तो दूसरे मुल्क में भी करें, बाकी जगह पे भी करें ना। रोहित शर्मा साहब ये बताएं, कोई एक मिसाल दे दें जहाँ पर सिर्फ आप मुसलमानों ने किसी हिंदू या सिख को ये सुअर का गोश्त खाने से मना किया है,
इट इज द रिलीजन, वी डोंट स्टॉप। सेकंड ये कि आपने बाबरी मस्जिद को, मुझे एक शर्म की, आप शर्म की बात है शर्मा साहब, आपने जो हरकत की है, आपने जो हरकत की है, जो आपने हरकत की है कि 5 अगस्त को आपने बाबरी मस्जिद की जगह संगे बुनियाद रखे, आपको कोई शर्म आती है? आपको कोई खजा आती है इस बात के लिए कि आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर जो कि कितना बड़ा हिंदू इंतहा पसंद है, वो वहाँ पर जाके 5 अगस्त को जब पूरा पाकिस्तान जो हमें इत्तेसाल कश्मीर बना रहा है और कश्मीरियों के दिल आज़ारी हो रही है, आप वहीं पर जाके संगे बुनियाद रख लें। आप 4 तारीख को रख लें, पहली को रख लें। चाहते कि लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ सकती है आपकी फौज। आपकी फौज अनट्रेंड है, कर्नल साहब को पता है, आपकी फौज नहीं लड़ सकती। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी को पता है मुसलमान है और हम मुसलमान, आप मुसलमान हैं, आप ये करते हैं कि प्रोवोक करते हैं। आप होने चाहिए थे। अच्छा चले, 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट देते तमाम पैनलिस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है, आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। पराजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पराजा साहब आप जरा कहिएगा। रोहित ब्रिगेडियर साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। पराजा साहब जी, फरीद पराजा साहब। अच्छा फिदा, एक तो ये मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके, अब मैं 2-3 और सवाल कर रहा हूँ। एक बात तो ये है कि चले रोहित, अब गौर से सुने के करना साहब आप भी जी। फसादात हुए थे जी, फरवरी में जो फसादात हुए थे, जिनमें 85 साल की बूढ़ी औरत को भी शहीद किया गया और छोटे छोटे मासूम बच्चों में भी तरस नहीं खाया गया और घरों के अंदर बैठे हुए लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसकी जो रिपोर्ट आई है अभी 16 जुलाई को, और वो रिपोर्ट जो है वो अक़लियती कमीशन की तरफ से आई है, उसमें ये बताया गया कि ये RSS थी, ये BJP थी, ये सिंह दल था और पुलिस थी। पुलिस ने साथ मिलके ये कत्लेआम की। ये सेकुलर इंडिया है। फिर आप देखें कि अगर 3 अक़लियतों को आप मद्देनज़र रख लें, मुसलमानों की बाबरी मस्जिद शहीद की गई, सिखों का गोल्डन टेम्पल शहीद किया गया और क्रिश्चियन के 200 गिरजा घर जो हैं वो मिसमार किए गए। कौन सी अक़लियत इनसे खुश है? अब वहाँ उठ रहा है वहाँ का मुसलमान। पहले जो एक थोड़ा सा गंगा जमनी तहजीब का आपने एक जाल बिछाया हुआ था, अब लोग उससे निकल रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के तलबा को गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी एक तालिब इल्म अगर उसका नाम जो है वो शर्जील इमाम है, तो शर्जील नाम के सारे ही लोग, शर्जील उस्मानी को भी गिरफ्तार कर लिया, नौमानी को भी गिरफ्तार कर लिया। ये है वहाँ का सेकुलरिज्म। फिर आप ज़रा देखें कि अभी एक दुनिया में रिपोर्ट आई है कि दुनिया में हजूमी तशद्दुद जो है, ये जो मॉब टेररिज्म है, उसमें भारत सबसे आगे है। भारत सबसे आगे है मॉब टेररिज्म में। लोगों को ज़िबा कर दिया जाता है, लोगों को बसों से ट्रकों से उतार के उनको रोहित साहब ये रोने की बात है और हंसने की बात भी रोने की बात है। इसमें उनका जो रोल है ये है, ये जो नाम नेहाद दुनिया की अपने आप और क्या आपके लिए शर्म की बात है? असल में शर्म नहीं आती। मसला ये है, वो बोल रहा है इंडिया टेररिस्ट। जिसका टेररिस्ट सबसे बड़े आप हैं, टेररिस्ट सबसे बड़े आप हैं। गुलबचन जहाँ पकड़ा गया, उसके बाद अभी आपके सामने उसने दुनिया के सामने कहा मैं नेवल कमांडर इंडिया रॉ ने और नरेंद्र मोदी ने मुझे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा था। मैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता था। दुनिया ICJ में सारा कुछ आ गया। इसको तो आपको ICJ ने कहा कि ये इंडियन ऑफिसर है, इसको बताएं, ये जवाब दें। आपकी आप स्टेट टेररिज्म करते हैं, अभी आप स्लीपर जन या पकड़े गए हैं, इससे सारी फंडिंग करते हैं आप। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दें जी। रोहित आखिरी 2 मिनट है प्रोग्राम खत्म होने में। जी रोहित, मुझे आपका जवाब चाहिए। पाकिस्तान में क्या कर रहा था जी? ये आपका हाजिर सर्विस आदमी जी कुलभूषण कौन है? पाकिस्तान में क्या कर रहा था बताएं ना। इतना लेवल को कोई आदमी जरा बताए तो सही। ये कल इंडिया दहशतगर्द है, इसका मुंह बोलता सबूत कुलभूषण यादव है। जी रोहित, सबसे बड़े आप लोग और ICJ ने कंफर्म किया। एक मिनट, अब ब्रिगेडियर साहब आप बोल चुके ना यार, अब एक मैं जवाब दे दूं ना। आप लोग चले रोहित बोलिए जी बोलिए। हाँ ब्रिगेडियर साहब या फिजा बहन, आप भी बोलते ऐसे हैं कि देखो यहाँ वहाँ पे गैंग रेप होता है, वहाँ पे मर्डर होता है, वहाँ पे ये होता है। अच्छा आप जवाब दीजिए कि मोदी प्राइम मिनिस्टर कितने वोट से बने? ठीक है, आप इतना कुछ आरोप लगा देते हैं, उनका जवाब नहीं। कुलभूषण यादव क्या? मैं जवाब दूं इसका, आपको जवाब दे दूं? जवाब दूं इसका?
जो आपने हाँ बोला- जवाब ले लेना, जवाब ले ले फिर साहब, जवाब ले रोहित, एक मिनट जी ब्रिगेडियर साहब जी, रोहित जवाब लीजिए अपने सवाल का। नरेंद्र मोदी आरएस के गुंडों ने मुसलमानों को डरा के, उनको खंजर दिखा के, गन दिखा के वोट लिए हैं, मजबूर करके लिए। ब्रिगेडियर साहब जब बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है ना। ब्रिगेडियर साहब थोड़ी डिसेंसी रखिए, इतना आर्मी का डिसिप्लिन जी, लास्ट है क्या पाकिस्तानी आर्मी में डिसिप्लिन नहीं है? सुनिए कर्नल शैलेंद्र आपका लास्ट कमेंट जी। लेट मी आंसर, देन यू शुड हैव द डिसेंसी टू लिसन टू समबडी। ओके, दिल्ली के दंगों की आपने बात की, दिल्ली के दंगों में आपने सवाल पूछा ना रोहित कि नरेंद्र मोदी इतने वोट लेके कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ब्रिगेडियर साहब ने जवाब दे दिया, इसमें डिसिप्लिन कहां से आ गया? अरे डिसिप्लिन इसलिए कि मैं बोल रहा हूं और वो आप फुल स्टॉप लगा के या तो आप जवाब दें या फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा के सवाल जब पूछेंगे तो फिर जवाब तो मिलेगा यहाँ से आपको। अरे तो मैं सारे जवाब दे तो रहा हूँ, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं दोनों मिलके। मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली, चले कर्नल शैलेंद्र से मुझे लास्ट कमेंट चाहिए रोहित, आपकी इजाजत से मैं कर्नल साहब का लास्ट कमेंट ले लूं, मेरे पास आखिरी मिनट है। अच्छा दिल्ली के दंगे में चले कंप्लीट करें फिर कर्नल साहब का कमेंट रह जाएगा। हिंदू ज्यादा मरे। दूसरी चीज, एक्सक्यूज मी, मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ ना। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि यहाँ पे इतनी तशद्दुद होती है। भाई साहब, तशद्दुद होने के बाद भी यहाँ पे मुस्लिम्स बड़े खुश हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, आपको पता नहीं है। खुदा का खौफ करें, एक नहीं बता सकते, खुदा का खौफ करें। बोलना शुरू हो गए आप। अच्छा सुनिए, और दूसरी चीज, एक मिनट यार, फिर आप बोलना शुरू हो गए। आपने ये बोला कि वहाँ इंडिया में तबरेज और ये और वो लिंचिंग बताई। आपके यहाँ भी तो एक लड़के ने कोई फेसबुक में लिख दिया था, तो उसको हॉस्पिटल से निकाल के लिंच कर दिया गया, नहीं हुआ? ब्लास्फेमी का ही केस था ना वो भी। तो आप अपने यहाँ क्यों नहीं देखते? और दूसरा आपने बोला कि हमने 5 तारीख को क्यों भैया राम मंदिर का शिलान्यास किया, आपसे पूछ के करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है। कश्मीर आपका है क्या? आपसे पूछ के नहीं करेंगे, को खुदा का खौफ तो करें। रोहित शर्मा को खुदा का खौफ करो, इसके अपने हिंदू आपको मरवा रहे पूरे जी। लास्ट पूरे इंडिया को तोड़ने के चक्कर में पड़ा भाई आपको दहशतगर्द। अखबार नहीं पढ़ा पिछले 4 साल से? नहीं मुझे आप जी प्राचा साहब एक जुमला बोलिए जी। रहे हैं मेरा आप लोगों से सबमिशन एक जुमला ये है कि भारत इंशाअल्लाह ताला टुकड़े टुकड़े होगा, खुद मोदी के हाथों। ये झूठी जितनी मुद्दत रहेगा वो तो होगा ही, किन्हीं तो पे नरेंद्र मोदी की सूरत में अजाब नाजिल हुआ भारत पे, कि समझ नहीं आ रहा अभी इंडियन। भारत के टुकड़े होंगे, भारत पे तोड़ के जाएगा, ये खुद तोड़ रहा है। भारत गया, रूस की तरह टुकड़े होंगे, उसके रूस की तरह टुकड़े होंगे। चले जी, वक्त की कमी है, मुझे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले पाक भरे टाकरे हुए अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।